नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 247 हमारे सी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और ये जो सीरीज हम लोग की जो आज सुबह 12 बजे होने वाली थी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 डेज जो 15 क्लास चल रही हैं उसमें क्लास नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश रहेगी एक बार वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ यार शेयर करना स्टार्ट करेगा। जो आज का मेरा पर्पस था मैं आपको बता भी चुका हूं कि लास्ट क्लास में मैंने अगस्त मंथ रिलेटेड जितनी भी बैंकिंग अवेयरनेस रही थी वो आपके साथ कवर किया था। ओके, अब जो सितंबर मंथ है उसको हम लोग अगस्त का आधा और यहाँ पर सितंबर का आधा मतलब मिलाकर पूरा एक 30 दिन के आसपास का बैंकिंग अवेयरनेस है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अभी मैं तुम लोगों को पहले तो करा चुका हूँ जनवरी से लेकर जुलाई तक की पूरी बैंकिंग अवेयरनेस, जितने भी बैंक न्यूज़ में रहे, कुछ भी नया आया, इवन और भी पढ़ते रहेंगे हम लोग। बट ये जो सीरीज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इवन डेफिनेटली जो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोगों से एक गुजारिश है प्लीज़ यार, अगर इफ पॉसिबल अगर शेयर कर सकते हो आप तो मैक्सिमम प्लीज़ यार शेयर करना स्टार्ट करेगा। ओके, स्टार्ट करें। बजट भी कराऊंगा, डोंट वरी, बजट भी कराऊंगा मेरे भाई। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यार एक और चीज कि जो भी बच्चे मेरे साथ पहली दफा जुड़े हैं एस्पायरेंट जितने भी हैं उनको बता देते हैं, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं इवन एनआरए सीटी भी अब तो दोस्त उस पर भी फोकस करके चलना पड़ेगा। तो जितने भी बैंक रिलेटेड एग्जाम है, इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम है, आपको एक सिंगल मेंबरशिप में सारे कवर हो जाएंगे। ये मेंबरशिप है बैंक महापैक, इसमें आपको जितने भी बैंक के और इंश्योरेंस के एग्जाम हैं, इवन प्रीलिम्स मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू टेस्ट सीरीज, ओके, प्रीलिम्स मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू टेस्ट सीरीज, इवन आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, सब कुछ टेस्ट सीरीज हो गया, वीडियो कोर्सेज हो गई, लाइव क्लासेस हो गई, इवन सभी फैकल्टीज के, चाहे मैं हूं अदर फैकल्टीज हों, उनके सभी फैकल्टी के क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, सब कुछ मिलेगा ई बुक्स तक आपको इस बैंक महापैक में। ये दोस्त बैंक महापैक मेंबरशिप है, ये दो तरीके से आपको मिलता है, एक 6 महीने वैलिडिटी वाला और एक 12 महीने वैलिडिटी वाला। आज ऑफर ये है कि 6 महीने वैलिडिटी वाला एक्स्ट्रा 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है 12 मंथ के साथ, और जो 12 मंथ वैलिडिटी वाला एक्स्ट्रा 12 मंथ यानी कि 24 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाना है या फिर अड्डा 247 वेब पे जाना है, ऐप या वेब, Y168 कोड लगाइएगा, आपको 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, Y168 कोड लगाते ही 78% डिस्काउंट है ऐप पे, वहां कॉइन भी सेलेक्ट करना, वेब पे 77 है। ये जितने भी बैचेस हैं, चाहे मेरा फाउंडेशन फाइनेंशियल अवेयरनेस का वॉरियर 8 हो या कैप्सूल बैच हो या इवन आरआरबी पीओ का क्लर्क का, इवन कोई भी बैच हो, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्लास हुई थी उसमें ये सारी चीजें कवर कर ली थी। मतलब जुलाई रिलेटेड जो बैंकिंग अवेयरनेस हम लोगों का रहा था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। ओके, अब आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पेज है, जरा इस पर फोकस करिएगा। मैं अपने को हाइड कर रहा हूं, कंटेंट फोकस रहना। चलो ध्यान से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज पेनल्टी, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने एक पेनल्टी इंपोज करी है 27.5 लाख रुपीस की। धन कुछ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम थी, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड, ठीक है, उनको काउंट्रावेंशन या यूं कहें उनको नहीं इसने माना था, नहीं इसको फॉलो, 27.5 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज पेनल्टी ऑफ ₹20। Infosys become fourth Indian company to touch market capitalization of 100 billion after TCFC। ये वाला क्लियर है मेरे भाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बने सर, लिख दिया जरा यहां पर। Infosys become fourth Indian company to touch market capitalization of 100 billion after Tata Consultancy Services, Reliance Industry Limited and HDFC Bank। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यूएशन को हम लोग बोलते हैं यहां पर बाजार पूंजीकरण। ओके, एम कैप बोलिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलिए। भाई सारी चीजें क्लियर है ना, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, एक बार जरा लिखिएगा यस सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, विद एचडीएफसी बैंक का पेटीएम के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है और ये कोलैबोरेशन का पर्पस क्या है? टू डेवलप पेमेंट गेटवेज, ओके, टू डेवलप पॉइंट ऑफ सेल मशीन, टू डेवलप क्रेडिट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पेटीएम पोस्टपेड which is buy now pay later solution, easy EMI, flexi pay। तो flexi pay, easy EMI, ठीक है, ये जो पेटीएम पोस्टपेड है या जो यूं कहे सिंपल शब्दों में कि जो पेमेंट गेटवेज है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, क्रेडिट प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए पेटीएम और एचडीएफसी बैंक के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है।
ओके नेक्स्ट मेरे दोस्त अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसीव्ड दी सैंक्शन लेटर ऑफ 5100 करोड़ लोन फॉर 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो गया। जरा देखिएगा मेरे दोस्त, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसको भी 5100 करोड़ रुपए मिले हैं। किसके लिए? जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का, इसके लिए किसने दिए हैं? ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, किस बैंक ने दिया? पंजाब नेशनल बैंक ने। असल में ये जो पूरा गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर पूरी कॉस्टिंग रहेगी, इट विल बी 3620 करोड़ 3620 करोड़ 36,230 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? संदीप बख्शी। रीअपॉइंटमेंट हुआ है, ओके रीअपॉइंटमेंट हुआ है मेरे भाई। आईआईएम अहमदाबाद, ओके इसने पार्टनरशिप करी है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ टू लॉन्च सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि जो आईआईएम अहमदाबाद है इसने एक कोलैबोरेशन किया है, और ये जो इसका कोलैबोरेशन रहा है मेरे भाई, किस चीज के लिए रहा था? एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सेंटर को लॉन्च करने के लिए, वो भी बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। तो तीनों चीजें क्लियर है। गंगा एक्सप्रेसवे को पीएनबी ने लोन दिया है, 5100 करोड़ का लोन दिया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 36,230 करोड़ रुपए है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी बन गए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के साथ आईआईएम अहमदाबाद का कोलैबोरेशन रहा था एक सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट मेरे भाई अगला देखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ हितेंद्र दवे एज अ सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया। तो जो ये एचएसबीसी है इसका इंडिया, एचएसबीसी इंडिया के जो सीईओ बनाए गए इनका नाम है हितेंद्र दवे। ओके हितेंद्र दवे, क्लियर भाई, हितेंद्र दवे। नेक्स्ट देखना, एएस राजीव इज एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, माफ करिएगा अमेरिका नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल। अब जो यहां पर दोस्त बैंक बोर्ड ब्यूरो ने क्या कहा है वो जनवरी से लागू होगा। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने बोला वो जनवरी से लागू होगा, बट अभी वर्तमान में टिल जनवरी जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएस राजीव, यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल एंड पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी बैंक के एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। ये तीनों नाम आपको याद रख के चलने पड़ेंगे, इवन चारों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया हितेंद्र दवे हो गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ एएस राजीव हो गए, यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल हो गए, एंड पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव हो गए। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अजय कुमार एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जोस जे कट्टूर तो है ही है मेरे भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट उनके अलावा अजय कुमार को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है। ठीक है भाई, डन, ठीक है। ये हम लोग अगस्त और सितंबर पढ़ रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट देखना अगला, जो निर्मला सीतारमन है शी हैज चेयर्ड मीटिंग ऑफ सेकंड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर। असल में ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग रही थी एक, और इवन सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की एक मीटिंग रही थी अलॉन्ग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन ब्रिक्स चेयरमैनशिप। असल में जो 13th ब्रिक्स समिट है उसका होस्ट इंडिया रहा था, 14th का चाइना रहेगा। तो 13th जो ब्रिक्स समिट रहा उस मतलब भारत की अध्यक्षता में रहा। तो ब्रिक्स रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं, चाहे ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हो, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हो, वो भारत की अध्यक्षता में रही। इसमें भारत की है उसने क्या कहा है कि उसका एक प्रपोजल था, उस प्रपोजल को उन्होंने यहां पर अप्रूवल दे दिया, ओके कर दिया है, टू डाइवर्स्ट इट्स एंटायर स्टेक ऑफ 90% इन ARCIL। यानी कि जो आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक ने ARCIL में अपनी पूरी 19.18% जो हिस्सेदारी है उसे बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्लियर भाई, ये क्लियर है सभी के? क्लियर है दोस्त यहां तक सारी चीजें? डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ना। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। इंडियन बैंक ने एक कोलैबोरेशन किया था पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ।
असल में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करने का पर्पस क्या है कि जो पैरालंपिक गेम्स रहेंगे उनके लिए ये बैंकिंग पार्टनर बन गया था। जो ये इंडियन बैंक है, इट वाज अ बैंकिंग पार्टनर फॉर पैरालंपिक गेम्स एंड फॉर दिस इंडियन बैंक हैज साइंड एमओयू विद पीसीआई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इसके लिए इन्होंने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया था। ठीक है मेरे दोस्त, डन यहां तक। नेक्स्ट अगला देखिएगा, जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इसने कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है फ्रूट पोर्टल। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, फ्रूट पोर्टल कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस बैंक ने लॉन्च किया? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। और इसकी फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, क्लियर है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ फुल फॉर्म ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट, इंडियन नेवी का एक कोलैबोरेशन रहा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। असल में इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनएसजी, जब ये बैंक के साथ कोलैबोरेशन करते, पर्पस क्या है? जितनी भी फोर्सेस हैं, इनके जो भी पर्सनल होंगे ना, जो इनमें जॉब करते हैं, इनमें काम कर रहे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनको जो बैंक में अकाउंट ओपन करा के दिया जा रहा है, बैंक में उनका अकाउंट ओपन होता है, तो उनको हम लोगों से ज्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं, चाहे डिपॉजिट पर ऊपर, चाहे विड्रॉल के ऊपर, ठीक है, एक दिन की लिमिट के ऊपर, ये अलग अलग तरीके के बेनिफिट दिए जाते हैं। तो जो इंडियन नेवी है, इसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ एक कोलैबोरेशन रहा था, इनिशिएट ऑनर फर्स्ट बैंकिंग सॉल्यूशन। तो ये जो ऑनर फर्स्ट बैंकिंग सॉल्यूशन है किसका? ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, और इसको लेकर इसका इंडियन नेवी के साथ एक कोलैबोरेशन रहा। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक अनाउंस इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, तो दोस्त क्लाइमेट चेंज से एनवायरमेंट को मजबूत करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से एनवायरमेंट को मजबूत करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए एक नई तरीके की फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू की गई। इसका नाम है ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स्ड डिपॉजिट, इट इज स्टार्टेड बाय एचडीएफसी बैंक। इसको एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्लियर है भाई? अरे भैया शेयर वेयर कर दो यार, है टाइम तो देख लो 11 बज रहे हैं, तो तुम्हारे लोग यहां पे भैया क्लास ले रहे हैं, कर दो एक बार, शेयर कर दो फटाफट से, जहां भी कर सकते हो प्लीज यार एक बार शेयर करें इफ पॉसिबल। अगर नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, मजा लीजिए सेशन का। नेक्स्ट देखना, अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है, इसने एक मेगा ब्रांड कैंपेन स्टार्ट किया, इसका नाम है बदलाव हमसे है। बदलाव हमसे है, इट इज अ कैंपेन विच इज स्टार्टेड बाय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसके लिए आमिर खान और कियारा आडवाणी, इनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इवन फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने कि अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इवन इसने एक डिजिटल बैंक भी शुरू किया, इसका नाम है AU101, AU0101। ओके, AU0101 is a digital bank which is started by AU Small Finance Bank. Okay, खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट इज AU Small Finance Bank. AU Small Finance Bank का जो ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान और कियारा आडवाणी है, और इसका एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है बदलाव हमसे है। ओके, बदलाव हमसे है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्सटेंडेड रिलैक्सेशन अंडर MSF। असल में जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इट इज अ रेट जिस पर की जो बैंक्स होते हैं वो लोन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ओके, ये एक ओवरनाइट रेट है मेरे दोस्त, ओवरनाइट मतलब 24 आवर्स के लिए इस रेट पर लोन लिया जाता है बैंक्स के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो MSF इज अ रेट एट विच बैंक्स टेक्स मनी फ्रॉम RBI फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे, ओवरनाइट, 24 आवर्स। ओके, इसमें कंडीशन होती है कि मैक्सिमम जो लोन मिलता है वो 2% ऑफ NDTL मिलता है। जो NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका मैक्सिमम 2% ही लोन मिलता है। बट अभी वर्तमान में इसमें कुछ बदलाव किए गए जो कि कोविड के टाइम से चलते आ रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया यहां पर, और कहा है कि अब यहां पर एक्स्ट्रा 1% भी लोन ले सकते हैं, मतलब टोटल मिलाकर 2 + 1 3% के लिए यहां पर विंडो ओपन की गई। तो बैंक्स आर अलाउड टू अवेल लोन अंडर MSF 3% ऑफ NDTL, और इसके लिए एक टाइम भी रखा है कि ये जो फर्दर पीरियड दिया जा रहा है 3 महीने का दिया जा रहा है, दिसंबर 31, 2021 तक के लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा MSF के तहत। क्लियर है भाई? क्लियर है मेरे दोस्त? इवन एक और चीज याद समझना, अभी हम लोगों ने एक और अपडेशन पढ़ा था कि जो रीजनल रूरल बैंक है RRB है, ओके, इन RRB के लिए LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की विंडो ओपन कर दी गई है।
इवन एमएसएफ की विंडो ओपन कर दी गई है, इवन कॉल मनी मार्केट भी मेरे भाई, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, एज अ बोरोअर, एज अ लेंडर, अब आरआरबी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आरआरबी के लिए अपडेशन आया था, एलएएफ ओपन कर दिया, क्या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरआरबी के लिए ओपन है, इवन कॉल मनी मार्केट भी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, जिसमें कि कॉल मनी में 1 डे के लिए दूसरे बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी फिर आप 2 से लेके 14 दिन के लिए, फिर 15 से लेके 364 दिन के लिए टर्म मनी के अंतर्गत इंटर बैंक लोन होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन मिलता है। तो इसमें बैंक्स में आरआरबी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट नाउ आरआरबी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे उधारकर्ता के रूप में, चाहे ऋण लेने के रूप में, मतलब एज अ बोरोअर भी और एज अ लेंडर भी। क्लियर है मेरे भाई? डन यहां तक सारी चीजें क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखना। जो पे नियर बाई है, इसने कोई पार्टनरशिप करी वीजा के साथ, आरबीएल बैंक के साथ, ओके, वीजा के साथ पार्टनरशिप करी है और आरबीएल बैंक के साथ इस पे नियर बाई ने पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च सॉफ्ट पीओएस। पीओएस मतलब समझते हो ना, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। कार्ड वर्ड स्वैप किया है कभी, टैप किया है कार्ड, इट इज अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ओके। तो जो सॉफ्ट पीओएस या मोबाइल पीओएस, मोबाइल पीओएस क्या होता है, मोबाइल से ही मेरे भाई ये एक डिवाइस कनेक्ट हो जाती है, फिर मतलब मोबाइल से ही आप यूएसबी केबल के माध्यम से बायोमेट्रिक वगैरह ले लेते हैं, या मतलब ये यूं कह सकते हैं कि अब के टाइम में ये जो एमपीओएस काफी चल रहा है, ओके। तो सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल के लिए, इसको लॉन्च करने के लिए आरबीएल बैंक का कोलैबोरेशन रहा है पे नियर बाई और वीजा के साथ, या यू कैन पे नियर बाई का वीजा और आरबीएल बैंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ था फॉर इट्स ओवर 1.5 मिलियन रिटेल नेटवर्क। क्लियर, डन, ठीक है। नेक्स्ट आगे मेरे दोस्त, एचडीएफसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने अभी पार्शियली, असल में क्या था, इसके ऊपर बोल दिया था कि बेटा तुम ना नए क्रेडिट कार्ड यूजर है उनको नहीं ऑनबोर्ड कर सकते हो। अभी आपने रिसेंट में देखा हो काफी कुछ रेस्ट्रिक्शन मास्टर कार्ड के ऊपर लगाई गई, आई थिंक अमेरिकन एक्सप्रेस के ऊपर भी लगाई, डायनर्स क्लब के ऊपर भी ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, उसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी लगाई थी कि तुम नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते हो। बट अब फाइनली जो ये एचडीएफसी बैंक है, इस पर से जो ये पेनल्टी लगाई है, यू कह सकते हैं जो यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसे पार्शियली लिफ्ट कर दिया है। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर आरबीआई हैज पार्शियली लिफ्टेड इट बैन एंड हैज अलाउड इट टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड, ओके। इवन दोस्त एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो सुपरवाइज्ड एंटिटीज नहीं है, जो सुपरवाइज करती हैं, उनको जो भी कंप्लायंस फॉलो करनी पड़ती है उसे मजबूत करना है। जो भी सुपरवाइज्ड एंटिटीज हैं, उनको जो भी कंप्लायंस होती है उनको और मेरे दोस्त मजबूत करना है। अब ऐसे में एक और सिस्टम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं लोग, प्रिज्म। और प्रिज्म क्या है, एक वेब बेस्ड एंड टू एंड विंडो वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। मतलब ये क्या है बेटा कि जो यहां पर काम होगा ना, जो चीजें होंगी अब वो ऑटोमेटिकली होंगी, मतलब ऑटोमेशन सिस्टम लेकर आया जा रहा है, उसका नाम है प्रिज्म। और प्रिज्म की फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए पूछी जाएगी, इसका नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, ओके। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। क्लियर भाई? क्लियर है दोस्त? क्लियर है यहां तक सभी के? ओके। तो आरबीआई इज पुटिंग इन प्लेस प्रिज्म, अ वेब बेस्ड एंड टू एंड workflow automation system to strengthen compliance by supervised entities, and PRISM stand for platform for regulated entities for integrated supervision and monitoring, okay, done। next आगे अगला देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने डीपीआई देखा था, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ओके, कि डिजिटल जो पेमेंट हो रहे हैं वो उसका पेनिट्रेशन यही कह सकता है वो किस लेवल पे हो रहे हैं, लास्ट टाइम जो हुए उसमें कितना % यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला। उसी तरीके से एक शब्द होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। एक शब्द होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक होता है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का मतलब अगर ये बोलते हैं जैसे एक वैल्यू दे दी 0 to 100, अगर 0 एक्सक्लूजन है, 100 अब देखो ओके चल रहा है क्या? अब सारी चीजें ओके, एक बार बताना यस सर लिख देना जरा। ठीक है, अब सही है। तो यहां पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि इसने एक कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया है, ओके।
कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में कहां तक पहुंचा है इसको देखने के लिए। तो यहां पर जो पीरियड रहा था मार्च 2021 का, इसमें स्कोर वाज 53.9। अगर ये स्कोर 70 होगा, 80 होगा, इसका मतलब लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ये स्कोर अगर डाउन होगा तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी लोग बैंकिंग सर्विसेज से मेरे दोस्त कनेक्ट नहीं, मतलब अभी यहां पर स्कोप कितना ये देखिए 100 तक पहुंचने के लिए, मतलब ये कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी कितना स्कोप आगे है, तो आगे चल के स्कोर देखो बढ़ने ही वाला है डेफिनेटली। तो यहां पर ये याद रखिए कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो मार्च 2021 में कितना था स्कोर, 53.9। ओके क्लियर है, नेक्स्ट आगे। अब जरा यार ये डेटा जरा समझना ध्यान से। 1 सितंबर 2021 से कुछ आरबीआई ने यहां पर बदलाव किए हैं। आप बैंक गए और बैंक से आपने कहा कि हमें ना कैश की जरूरत है। ओके, आप वहां पर पहुंचे, आपने चेक दिया, उन्होंने आपको पैसा दिया। फॉर एग्जाम्पल वो आपको क्या दे रहे हैं कि कॉइन से भरा एक बॉक्स दे दिया, बैग दे दिया कि लीजिए एक कॉइन ले जाइए। ओके, अब वो कॉइन क्यों दे रहे हैं? आरबीआई ने क्या किया, बैंक्स के लिए इंसेंटिव पॉलिसी निकाली है। ओके, इंसेंटिव मतलब समझते होंगे आप लोग। अब इंसेंटिव पॉलिसी जब आरबीआई ने निकाली तो वो इंसेंटिव पॉलिसी का पर्पस क्या था, उस इंसेंटिव पॉलिसी का मतलब क्या है कि कॉइन को मार्केट में सर्कुलेट करना। अब इसके लिए इंसेंटिव क्या है, पॉलिसी, वो समझते हैं। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2021 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है इंसेंटिव ऑफ ₹65 पर बैग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन। दोस्त पहले 25 रुपए मिलते थे एज ए इंसेंटिव। अब इंसेंटिव यहां पर जो कर दिया गया है कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इट इज ₹65 पर बैग कर दिया है। विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट विड्रॉल फ्रॉम करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट वो होता है जहां पर करेंसी रखी जाती है, तो बैंक्स में ही होता है ये, ठीक है। करेंसी चेस्ट जो मतलब जिसका जो करेंसी चेस्ट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरीके से, ये समझ लीजिए आप लोग। तो करेंसी चेस्ट में से जो भी नेट विड्रॉल हुआ है उसको लेकर यहां पर उनको पर बैग कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, ₹65 पर बैग। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर बोला कि एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा ₹10 पर बैग वुड बी पेड फॉर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो ऐसे है सेमी अर्बन एरियाज हैं, अगर वहां पर भी आप इस तरीके से काम करते हैं तो पर बैग आपको एडिशनल कितने का दिया जाएगा इंसेंटिव, ₹10 पर बैग। ओके क्लियर है भाई, डन। ओके नेक्स्ट आगे मेरे दोस्त, अगला देखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मेड एनहेंसमेंट ऑफ इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। असल में होता है क्या, नेपाल के कुछ लोग भारत में आए, काम की तलाश में आए, माइग्रेंट लेबर। अब माइग्रेंट लेबर जब यहां पर आ गई तो अपने परिवार को पैसे ट्रांसफर नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो इससे ट्रांसफर को हम बोलते हैं रेमिटेंस। कहां पर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, नेपाल में। कहां से हो रहा है, इंडिया से। तो इंडो नेपाल रेमिटेंस, रेमिटेंस इज कॉल्ड ट्रांसफर, इंडिया से हो रहा है नेपाल में हो रहा है, तो इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी, इसको नाम दिया गया है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। वो फैसिलिटी होती है जिसमें भारत से नेपाल में पैसे ट्रांसफर किए, इट इज वन वे, भारत से नेपाल में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आपका अकाउंट है और आप अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आपका अकाउंट है, आप अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अर्लियर लिमिट वाज 50,000, नाउ लिमिट इज एक्सटेंडेड टू 2 लाख। पहले लिमिट कितनी थी, 50,000 थी, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। और जो लिमिट थी वो 12 ट्रांजेक्शन की थी, मैक्सिमम एक साल में आप 12 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम आप 12 बार पैसे ट्रांसफर कर सकते हो नेपाल में, और 50,000 रुपए यहां पर एक लिमिट दे दी थी एक बार में करने की। तो यहां पर इन्होंने पहले तो इसको हटा दिया, बोल दिया कि 2 लाख है। ओके, दूसरा ये जो 12 नंबर लगे हुए थे, ये 12 नंबर भी हटा दिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका अकाउंट है तब, अगर आपका अकाउंट नहीं है तब उस केस में आपके लिए क्या बोला गया था कि आप दोस्त बैंक की ब्रांच में जाएंगे, किसी भी बैंक की ब्रांच में जाएंगे जो एनईएफटी इनेबल्ड है। इट इज, ये जो फैसिलिटी मिलती है एनईएफटी के थ्रू मिलती है, जो एनईएफटी इनेबल्ड है, उसके माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कराएंगे। कहां पर, नेपाल में। ओके, और यहां पर लिमिट कितनी थी, 50,000, वो अभी बरकरार रखी गई है। ओके, अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप पैसे ट्रांसफर कराने जा रहे हैं तो 50,000 की लिमिट अभी भी है, और पर ट्रांजेक्शन लिमिट है ये, 12 ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। इवन मेरे दोस्त, आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट है, लेकिन आप वॉक इन कस्टमर हैं, आप वॉक इन कस्टमर है, तीनों केस मैंने आपको बता दिए। आपका अकाउंट है, आप डिजिटली कर रहे हो, कोई लिमिट नहीं नंबर्स पे, बट 2 लाख पर ट्रांजेक्शन। ओके, पॉइंट क्लियर। आपका अकाउंट है लेकिन आप ब्रांच जाके पैसे ट्रांसफर कराना चाह रहे हो, वॉक इन कस्टमर, 50,000 लिमिट है और 12 ट्रांजेक्शन मैक्सिमम करा सकते हो। तीसरा, आपका अकाउंट ही नहीं है तो अब ये 50,000 और 12 वाली लिमिट लागू होगी। डन है, ठीक है। टिल नाउ आरबीआई हैज हाउ मेनी एजेंसी बैंक, तपन, अभी वर्तमान में बोलू इस महीने 2 महीने में जो बने रिसेंटली वो 4 बने हैं। एक आरबीएल बैंक बना है,
इंडस इंड बैंक बनाए मेरे भाई, आरबीएल बैंक, इंडस बैंक, कर्नाटक बैंक और एक साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, अगर गलत हूं तो मेरे भाई बता देना, बट जहां तक करेक्ट है तो यही है चारों। आरबीएल बैंक है, ये कंफर्म है, इंडसइंड बैंक क्लियर है, कर्नाटक बैंक क्लियर है, और एसआईबी साउथ इंडियन बैंक, इन चारों को एजेंसी बैंक बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखना, जो अजय कुमार, एके चौधरी और दीपक कुमार, इनको अभी प्रमोट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंट में अजय कुमार, एके चौधरी और दीपक कुमार बने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट अपने को हाइड कर रहा हूं मेरे भाई, फोकस करना कंटेंट पे, करेक्ट है सारे, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है, किसके ऊपर? हैवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। ओके, हैवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर कितने की पेनल्टी लगाई गई? 6 लाख रुपीस की पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई गई है। इसमें भी दोस्त कुछ मतलब लार्ज क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, सेंट्रल मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उनको ना फॉलो करने की वजह से उससे रिलेटेड डायरेक्शन, और इस वजह से नॉन कंप्लायंस की वजह से आरबीआई ने 6 लाख रुपए की पेनल्टी इस हैवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर लगा दी है। डन डन मेरे भाई। नेक्स्ट देखना अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एक दोस्त एक ग्रुप होता है जो एक सोशो इकोनॉमिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये आपस में यहां पर एक पूल बनाते हैं, दूसरे अपनी तरफ से हर एक व्यक्ति इस पूल में पैसे डालता है। अब ये जो पूल में पैसे डालता है ये सेविंग बन जाती है, फिर यही पैसा मेरे दोस्त एक दूसरे को फंडिंग की जाती है, आगे चल के ये बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, फिर इनको भी फंडिंग मिलने लगती है। तो ऐसे में देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सबसे पहले तो योजना पकड़ लो, इस योजना को पकड़ लो मेरे भाई। इस योजना का नाम क्या? दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इस योजना के तहत क्या कहा गया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको लोन दिया जाएगा, और ये लोन विदाउट सिक्योरिटी होगा, विदाउट कोलैटरल होगा, कुछ भी आपको मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो लोन की लिमिट है, इट वाज 10 लाख, अर्लियर इट वाज 10 लाख, नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू 20 लाख। ओके, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 लाख रुपए कर दिया है। डन मेरे दोस्त, क्लियर है? ये क्लियर है भाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए जो लोन की लिमिट थी 10 लाख, उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि DAYNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आगे देखना, फेडरल बैंक। ओके, इसका एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछा गया था लास्ट ईयर SBI क्लर्क मेंस में, केरल के कोची में अलुवा में इसका मुख्यालय है। तो फेडरल बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया इन एसोसिएशन विद वीजा। मास्टर कार्ड के ऊपर बैन लगा तो वीजा का हाथ इन्होंने थाम लिया, तो क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया वीजा के साथ मिलकर फेडरल बैंक ने। एंड बैंक लॉन्च 3 वेरिएंट ऑफ कार्ड, सेलेस्टा, इंपीरियो एंड सिग्नेट। ओके, ठीक है, सेलेस्टा, इंपीरियो एंड सिग्नेट। क्लियर है मेरे भाई? सेलेस्टा, इंपीरियो, सिग्नेट, ये 3 यहां पर क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट हैं जो कि फेडरल बैंक ने लॉन्च करे हैं, किसके साथ मिलकर? वीजा के साथ मिलकर। क्लियर दोस्त? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो एक कमिटी सेटअप करेगा। किसके लिए कमिटी सेटअप कर रहा है? असल में ये कमिटी सेटअप कर रहा है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस के लिए, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए। ओके, रिकमेंडेशन देने के लिए, या जो एप्लीकेशन आई है उनको रिव्यू करने के लिए, उनको स्क्रूटनाइज करने के लिए एक कमिटी फॉर्म की गई, और उस कमिटी को दोस्त कौन हेड करेगा? P वासुदेवन, डिजिटल लैंडिंग रिलेटेड कमिटी। कौन है मेरे भाई? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड कमिटी, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। ओके, और यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड एप्लीकेशन आई थी, उनसे रिलेटेड कमिटी। ठीक है, विमल जलान कमिटी किससे रिलेटेड अभी रही थी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड कमिटी, ये सब पढ़ा चुका हूं। वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड कमिटी कौन सी कमिटी थी? श्यामला गोपीनाथ, जयंत कुमार दास, ओके, NS विश्वनाथन, अलग अलग नाम आ रहे हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, ये याद रखना, जो ये पिछली 1 2 3 4 5 क्लासेस ने कंप्लीट करते चलो। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। आशीष सिंगल हैज टेकन चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBC बैंक। SBC कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके दोस्त मैनेजिंग डायरेक्टर बने आशीष सिंगल। उन्होंने रिप्लेस किसको किया है?
मतलब सक्सीड किया है, रिप्लेस से बढ़िया शब्द यहां सक्सीड किया है अजीत वेणुगोपाल, क्योंकि इनका रिटायरमेंट हो गया तो इनको सक्सीड करके अजीत सिंघल अब मैनेजिंग डायरेक्टर बने एसबीसी बैंक के, एसबीसी कोऑपरेटिव बैंक के। डन। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 लाख रुपीस की पेनल्टी एक्सिस बैंक के ऊपर लगाई नो योर कस्टमर केवाईसी जो डायरेक्शन होते हैं उनको कंप्लाई करने में फेल होने की वजह से। कुछ केवाईसी डायरेक्शन, केवाईसी मतलब समझते हो, नो योर कस्टमर, इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, हाई रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और लो रिस्क कस्टमर। अगर कोई कस्टमर जो हाई रिस्क कस्टमर है तो उस केस में कहा गया है कि 2 साल में एक बार केवाईसी होगा। अगर मीडियम रिस्क कस्टमर है तो 8 साल में एक बार होगा। अगर लो रिस्क कस्टमर है तो 10 साल में एक बार होगा। केवाईसी मतलब रेगुलर इंटरवल पे, असल में एक होता है प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग। लोग क्या करते हैं ना दोस्त कि जो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, अब उसके लिए वो फेक अकाउंट ओपन करा लेते हैं। तो आरबीआई के लिए केवाईसी कि जो अकाउंट होंगे अगर उसमें कुछ सस्पिशियस उनको दिख रहा है तो फिर उस केस में क्या होगा कि उनकी, मेरे दोस्त, उसको रिव्यू किया जाएगा। ओके, उसका केवाईसी किया जाएगा, उसके बंदे को बुलाया जाएगा कि बेटा आओ, अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस प्रूफ दो, आईडी प्रूफ दो। ओके, अगर उसमें कुछ भी घपला पाया गया तो समझ में आ जाएगा ये कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो 2 साल में एक बार केवाईसी होगा, मीडियम रिस्क कस्टमर है 8 साल में एक बार होगा, और लो रिस्क कस्टमर है तो 10 साल में एक बार होगा। 2, 8, 10 ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है भाई? 2, 8, 10 वर्ड याद रहेगा। अब ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 लाख रुपीस की पेनल्टी लगा दी एक्सिस बैंक के ऊपर टू फेलर टू कंप्लाई विद केवाईसी डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट आगे मेरे दोस्त, इतना क्लियर है? मैक्स बूपा का नाम बदलकर नीवा बूपा हो गया है। हाँ ठीक है ना, मैक्स बूपा का नाम बदलकर नीवा बूपा हो गया है, नीवा बूपा। ठीक है, डन। एक सेकंड, डीसीबी बैंक भी एजेंसी बैंक है, 12 का डीसी। हाँ ठीक है ना, डीसीबी बैंक भी भाई एजेंसी बैंक है, लिख लो। ठीक है, डीसीबी बैंक भी आपका एजेंसी बैंक है। 5 बैंक हो गए ना रिसेंट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखना क्या है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि असल में एक है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओके, तो जो अभी एट प्रेजेंट कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, टोटल मिलाकर भारत में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ओके, उसके बाद की चर्चा हो रही है। ये जो सेंट्रम स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, इसको यहां पर अभी एक अप्रूवल मिली थी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली थी कि तुम स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हो। इसको अभी आरबीआई ने अप्रूवल दी थी ना कि ये क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं। उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो नाम होगा इट विल बी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा ये न्यू दिल्ली में होगा। इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो स्टेक होगा वो किसका कितना होगा, जो भारत पे है उसका स्टेक होगा 50% का, और जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है इसकी हिस्सेदारी 50% होगी। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनने वाला है कि भारत पे का इसमें हिस्सेदारी 50% है और जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है इसका स्टेक 50% है। पहले साल में जो फर्स्ट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 900 करोड़ रुपए इस बैंक में लगाए जाएंगे, और इफ अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरे साल में फिर दोबारा 900 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इसके लिए टोटल 1800 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और कहा गया कि अगर पहले साल में जरूरत पड़ी, पहले साल में तो 900 करोड़ लग ही गए, अगर दूसरे साल में जरूरत पड़ी तो फिर 900 करोड़ लगाएंगे। यही जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसी बैंक को 120 दिन तो पहले चलाया जाएगा। बेटा 120 दिन तुम चलो, फिर उसके बाद इसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, पीएमसी बैंक, इसको मर्ज कर दिया जाएगा। पीएमसी बैंक के लिए कंडीशन क्या है, मतलब इस पूरे सिनेरियो में जो चीजें रखी है वो ये है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा, उसको 120 दिन रन किया जाएगा, और 120 दिन के बाद इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो प्रिंसिपल जो ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है इसको मर्ज किया जाएगा। डन, डन मेरे भाई। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला जो टैली सॉल्यूशन है, ओके, और जो कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग है, ओके, टैली सॉल्यूशन और कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग है, हैव अप्लाइड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। इट विल बी लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 2 और एप्लीकेशन आ गई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए, एक तो टैली सॉल्यूशन, दूसरा कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग, और इन्होंने लघु वित्त बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के सेक्शन 22 के तहत लाइसेंस दिया जाएगा। डन मेरे भाई,
टेली सॉल्यूशन एंड कॉस्मिया स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रजनीश कुमार is the name of former SBI chairman has been appointed as an independent non-executive director in HSBC board in Asia। HSBC बोर्ड जो है एशिया में, HSBC बोर्ड एशिया में जो रजनीश कुमार साहब है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, तो HSBC बोर्ड में एशिया के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार को अपॉइंट किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल फिलहाल एक फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई। फ्लोटिंग एटीएम जो दल लेक है जम्मू कश्मीर में, वहां पर श्रीनगर में, दोस्त जो लोकल्स हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर एक फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। डन डन मेरे भाई। नेक्स्ट आगे अगला देखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इशू प्राइस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22। ओके, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ये लॉन्च की गई थी 2021-22 और इसकी छठी सीरीज निकाली गई है, 6th सीरीज निकाली गई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्राइस फिक्स किया है पर ग्राम फॉर बॉन्ड, वो कितना यहां पर रखा है 4732 रुपी, 4732 रुपए, 4732 रुपए। ठीक है, डन, क्लियर। नेक्स्ट आगे अब जरा समझना, कुछ इंटरेस्टिंग है, फैमिली पेंशन रिलेटेड है ये। यहां पर एक नाम जो आएगा इट इज एनपीएस। जो फैमिली पेंशन है फॉर बैंक एम्प्लॉय विल इंक्रीज विद यूनिफॉर्म पे आउट ऑफ 30% लास्ट सैलरी। जो लास्ट सैलरी ड्रॉन की है उसको यहां पर आधार माना है, और जो लास्ट सैलरी का 30% यहां पर दोस्त यूनिफॉर्म पे आउट के यूनिफॉर्म रेट से यहां पर बैंक एम्प्लॉय के लिए जो फैमिली पेंशन है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो फैमिली पेंशन फॉर बैंक एम्प्लॉय विल इंक्रीज विद यूनिफॉर्म पे आउट ऑफ 30%। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछेगा किस रेट से, लास्ट सैलरी का, तो 30%। इवन गवर्नमेंट ने एक और प्रपोजल दिया है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा एनपीएस में, अंडर एनपीएस, वो बजाय 10% के वो 14% रहेगा। गवर्नमेंट हैज आल्सो अप्रूव्ड प्रपोजल टू इंक्रीज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस टू 14% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 10% फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। क्लियर है, डन है मेरे भाई। ये दोनों इंटरेस्टिंग है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोस्त एक बात सजेस्ट करूंगा, ये तुम मेरा रिक्वेस्ट मानो या सजेशन मानो, कुछ मानो, जब भी बैंक एग्जाम देने जाते हो ना तो अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस हमेशा स्ट्रांग रखो मेरे भाई। जो करंट अफेयर होता है ना, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस से बहुत लिंक होता है। तो ये जो मेरा बैच है ना, अगर अभी नहीं लिया है, चाहे वॉरियर 8.0 अभी तो मेरा चल रहा है स्टोर पे, 7.0 भी है, एक बार पढ़ जरूर लेना इसको। लाइफ में ना तुम्हें जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो फोबिया है, चाहे साइंस के हो चाहे कॉमर्स के, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा एक बार इस बैच को जाकर जरूर एक बार पढ़ लेना। इसमें मैं जो दोस्तों 70-80 घंटे पढ़ाता हूं ना, उसका रिजल्ट है कि आपको करंट अफेयर पढ़ने के टाइम पर कोई भी फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक बार इसको अगर पढ़ लोगे तो कोशिश करना। ठीक है, अभी तो बैच अभी तो पढ़ लो, 25 तारीख का पेपर दे लो, उसके बाद जरूर इसमें एनरोल करा लेना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो संजीव चौधरी हैं इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन बने ये संजीव चौधरी। ओके, ठीक है, संजीव चौधरी। नेक्स्ट आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। असल में इसने क्या किया था, जो एनपीए क्लासिफिकेशन रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं, एनपीए क्लासिफिकेशन रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको ना फॉलो करने की वजह से, उनके वायलेशन की वजह से भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 15 लाख रुपए की पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15, अच्छा ये डबल आ गया, छोड़िए, नेक्स्ट आगे जरा ये देखिएगा। ये वाला डेटा मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं, कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ये काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इस डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। वी वैद्यनाथन इज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ, वो पार्ट टाइम चेयरमैन थे। ये एमडी एंड सीईओ वी वैद्यनाथन। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गूगल पे के साथ कोलैबोरेशन किया। आपको अगर फिक्स डिपॉजिट ओपन कराना है तो बैंक में अकाउंट होना चाहिए, अब जरूरत नहीं है आपके पास गूगल पे, आप एफडी ओपन करा सकते हो। तो गूगल पे के जो यूजर है वो फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं गूगल पे के ऊपर मात्र 2 मिनट में मेरे भाई। इसके लिए इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का गूगल पे के साथ तो कोलैबोरेशन रहा। ओके, नेक्स्ट आगे, कोटक महिंद्रा बैंक अपना 8.6% जो होल्डिंग है वो एयरटेल पेमेंट बैंक में सोल्ड कर रहा है भारतीय एंटरप्राइजेस को 300 करोड़ रुपए के आसपास। एयरटेल पेमेंट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक 300 करोड़ रुपए में 8.6% की अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है भारतीय एंटरप्राइजेस को।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो कि नंबर 1 एक बैंक रहा है, असल में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, अभी उसने स्कोर कार्ड जारी किया था कि नंबर 1 बैंक कौन सा है टोटल 86% मार्क्स के साथ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। अर्लियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, नाउ इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बैंक ऑफ इंडिया है, इसने MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। बैंक ऑफ इंडिया का MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किस लिए रहा था? ये अहमदाबाद बेस्ड MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। ये कोलैबोरेशन रहा था माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनको बेटा पैसा उधार देने के लिए। को लेंडिंग मतलब होता है दोनों साथ में मिलकर उधार देंगे MSME को। तो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को साथ में मिलकर उधार देने के लिए को लेंडिंग एक एग्रीमेंट किया था बैंक ऑफ इंडिया ने MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ। ओके, HDFC बैंक ने भी कोलैबोरेशन किया था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए, भाई मेरे भाई लेंडिंग करने के लिए। और इसका समझौता रहा था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ। ओके मेरे भाई, अभी कराऊंगा वो जो है अपना, अभी जो मैंने स्किप कराया ना उसे भी कराऊंगा, डोंट वरी, कल के लिए कुछ रख ही नहीं रहे हम। तो यहां पर देखिए HDFC बैंक का कोलैबोरेशन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के साथ रहा था। किस चीज के लिए? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए। ओके नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ भी एक कोलैबोरेशन किया था। किस चीज के लिए पार्टनरशिप रही थी? जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं उनको मेरे भाई होम लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कोलैबोरेशन है। अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर प्रोवाइडिंग होम लोन प्रोडक्ट टू ओवर 4.50 करोड़ कस्टमर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इजी है। नेक्स्ट देखना, कर्नाटक बैंक ने दोस्त MS वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर WISE वाइज POS गो करके एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है। जो बैंक के मर्चेंट कस्टमर है, जो व्यापारी हैं, उनके लिए बिजनेस पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए एक डिवाइस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस तैयार किया गया। इसका नाम है वाइज POS गो, वाइज POS गो। ओके, और ये किसने किसके साथ मिलकर किया है? कर्नाटक बैंक ने ये MS वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ओके, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे। केरल बेस्ड जो लेंडर है साउथ इंडियन बैंक, इसने वन कार्ड के साथ मिलकर एक SIB वन कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कोलैबोरेशन होकर ये लॉन्च कर रहे हैं, ये लैंडिंग कर रहे हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन बनने ही है मेरे भाई, ठीक है। 15 सितंबर तक का डेटा दे रहा हूं तुम्हें, मतलब आज तक का सुबह करंट अफेयर जितना पढ़ा है ना बैंकिंग रिलेटेड उतने तक का। तो केरल बेस्ड एक साउथ इंडियन बैंक है मेरे भाई, इसने वन कार्ड के साथ मिलकर SIB वन कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसने अभी अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी, रिवैम्प, उसमें काफी चेंजेस किए गए। उसका नाम है BOB वर्ल्ड। BOB वर्ल्ड एक वर्चुअल बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की एक एप्लीकेशन है। ओके, सिंपल शब्दों में बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन, इसका नाम BOB वर्ल्ड। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो यूको बैंक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है? PCA क्या होता है? PCA मतलब काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, रात को मैं भी बैठा हूं, फोन पे लगा हुआ, पिताजी को पता चला, माताजी को पता चला, अरे आशीष तुम क्या कर रहे हो, ये तुरंत आएंगे, मेरा फोन ले लेंगे। रात को नाइट आउट कर रहे हैं, बाइक लेके भाग गया, सुबह उठा और देखा कि बेटा है ही नहीं घर पे, तुरंत आएंगे, बाइक की चाबी ले लेंगे। वो कर क्या रहे हैं? आशीष गौतम बिगड़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ऐसे ही हम, जैसे हमारे पिताजी माताजी कर रहे हैं, वैसे ही बैंकों का पापा कौन? RBI मेरे भाई, फादर। ओके, अब जब कभी भी बैंक भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि बिगड़ रहे हैं, बिगड़ते कैसे हैं? बैंक मेरे दोस्त लोन बहुत दे रहे हैं, NPA रेशियो बढ़ रहा है, बैंक CRAR मेंटेन नहीं कर रहे, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे, जो रिटर्न ऑन असेट है ये नेगेटिव चलता जा रहा है। तो ऐसे में बैंक तो दोस्त बंद हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो सुधार आ जाए उसके लिए PCA लगा दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। लेकिन कुछ बैंक उसमें से बाहर भी करते चल रहे हैं। 3 बैंक बचे थे, यूको बैंक को PCA में से बाहर कर दिया है। अब जो 2 बैंक बचे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये PCA के दायरे में अभी बरकरार है। ओके, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया मेरे दोस्त? स्टिल 2 बैंक्स आर अंडर PCA। हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैज बीन अपॉइंटेड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है, इसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में हर्ष भूपेंद्र बंगारी को नियुक्त किया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने देश का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी शुरू करी है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। ये यार
जो ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, इसने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर, ओके, दिल्ली मेट्रो जो रेल कॉर्पोरेशन है, इसने देश का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी। अब क्या होगा, आप जैसे टोल पे जाते हो फास्टैग से आपका टोल कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, कट जाता है मेरे भाई आपके वॉलेट से, वैसे ही अगर आप पार्किंग करोगे वहां पर दिल्ली मेट्रो रेल के कॉर्पोरेशन के साथ समझौता हो गया है, आपका मेरे भाई फास्टैग के माध्यम से आपका पार्किंग का भी चार्ज कट जाएगा। और पेटीएम पेमेंट बैंक का इसको लेकर कोलैबोरेशन किया गया, पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर, ठीक है। ये तो आज ही की न्यूज थी शायद से, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है थर्ड कोहार्ट, ये पढ़ाऊंगा डिटेल में, कल डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसको मैं पढ़ रहा था, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक वर्ड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग था जब इसे मैं कल पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था आई थिंक, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है ओपनिंग ऑफ थर्ड कोहार्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो थर्ड कोहार्ट दोस्त ओपन कर दिया है, ओके। और जो इसकी थीम है इट इज एमएसएमई लैंडिंग, एमएसएमई लैंडिंग, ओके, एमएसएमई लैंडिंग, डन। नेक्स्ट आगे देखना। अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा है, जैसे भारत का क्या है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे ही सिंगापुर का है पे नाउ। जैसे भारत में क्या चलता है, यूपीआई चलता है, एनपीसीआई का है मतलब आरबीआई का है मेरे भाई, वैसे सिंगापुर का क्या है पे नाउ। तो इन दोनों को लिंक किया जाएगा, और इन दोनों को लिंक करने के माध्यम के फायदे क्या होंगे, अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर कैसे किया जाए पैसा, उसको लेकर सुविधाएं शुरू की जाएंगी। तो इन अ बिड टू मेक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मतलब एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर करना, दूसरे देश से इस देश में पैसे ट्रांसफर करना, और ये दोनों देश है मेरे भाई, इसमें एक इंडिया है और दूसरा सिंगापुर है। तो इन अ बिड टू मेक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इजियर एंड चीपर, आसान और सस्ती बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और सिंगापुर का केंद्रीय बैंक, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत ये जो अपने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जैसे भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ है, इसको लिंक करेंगे जुलाई 2022 तक, जुलाई 2022 तक, ठीक है, डन। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रानी रामपाल को, स्मृति मंडाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये तो और इंपॉर्टेंट है, ओके। एक नंबर में अपॉइंटमेंट में पूछा जा सकता है कि हु इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ओके। तो रानी रामपाल एंड स्मृति मंदाना, रानी रामपाल एंड स्मृति मंदाना, क्लियर है, ठीक है। थक गया यार। तो ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप सो क्लियर रहा होगा, सारी चीजें मैंने कोशिश करी है आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की। लास्ट एक जो JDY वाला डेटा है वो मैं आपको कल करा दूंगा, डोंट वरी। बस तुम लोग एक काम कर लेना, अभी तक जिसने बैंक महापैक में एनरोल नहीं करा है करा लो, डबल वैलिडिटी अभी स्टिल ऑन है। कोड ध्यान रखना Y168, ये तुम्हारे भाई का कोड है, इस पर आपको 78% तो डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरे भाई डबल वैलिडिटी मिलेगी। चाहे मेरा वॉरियर बैच ये ना, इस बैच को एक बार जरूर करो यार, ये कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच है, एक बार जरूर करो, एक बार इसको कंप्लीट करो यार, आपको कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो एक्सट्रीम लेवल पे होगा, इवन इंटरव्यू तक में तो आपको दिक्कत नहीं होगी जब इस बार एक बार वॉरियर सीरीज को कंप्लीट कर लोगे। बाकी आरआरबी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए जो बैच चल रहा है वो कैप्सूल बैच है, अभी भी आप लोग इसमें एनरोल करा सकते हैं, ओके। इसमें 3 क्लासेस हो चुके हैं, 25 पेजेस करा चुका हूं, टारगेट है 19 तारीख तक इसे कंप्लीट करना, तो जाइए इसमें एनरोल कराइए। बाकी आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच चल रहा है, इसमें भी करंट अफेयर्स का बैच है, इसमें आपको वॉरियर भी मिल रहा है, स्टैटिक भी मिल रहा है, आपको 7.0 इसमें भी करा सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा यार इतने मल्टीपल बैचेस मत लो यार, इतना पैसा खर्च करोगे, आप सिर्फ एक बैच लीजिए, ये मेंबरशिप लीजिए बैंक महापैक, इसमें आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, कोड लगा लेना Y168, ओके। सुबह मिलते 7 बजे, टाइम से आ जाना मेरे भाई, ठीक है। खुश। I completed Warrior 5 बैच इन दिसंबर, अगेन शुड आई कंप्लीट Warrior 7 या 8, 9 करना, फिर अब 9 अपडेटेड आएगा और उसे करना। कुछ अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बता देना मेरे भाई, मैं उसे करेक्ट कर दूंगा PDF में, बट मुझे लगता नहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। मेरे पास महापैक है, अरे तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम तो राजा बाबू। डन। कल मॉर्निंग 7 सेशन में मिलना, अभी PPT बनी नहीं है, उसकी PPT भी बनेगी सुबह तक 4-5 बजे तक, 4.5 घंटे लगते हैं उसे बनाने में, 4-4.5 घंटे, ओके। और बेहतर करेंगे सुबह 7 बजे, कल 12 बजे मिलेंगे, कल फिर 3 से 5 मिलेंगे कैप्सूल बैच में, फिर मेरे दोस्त 7 से 9 मिलेंगे हम लोग अपने RRB PO के बैच में, फिर 9 से मेरे दोस्त आगे पढ़ेंगे 10:30 तक वॉरियर बैच में, ठीक है। तो कल का शेड्यूल इस तरीके से रहेगा, जिस बैच में आप लोग हैं उस बैच में जरूर आइएगा। कल यूट्यूब पर सुबह 7 बजे ध्यान से जुड़ना, ओके। टेक केयर, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।